नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो पिछली कक्षा में हमने नवीन हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है उसके अध्याय 1 भाषा और व्याकरण में वर्ण विचार की चर्चा की थी, जिसमें हमने स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा था। उसकी विस्तृत चर्चा की थी। स्वरों में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और व्यंजन और स्वर में उनका वर्गीकरण उच्चारण स्थान के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, और इसके साथ साथ जैसे घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, अनुनासिक, अयोग्यवाह आदि की विस्तृत चर्चा की थी। आज हम उसी अध्याय में जो देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण है इसकी चर्चा करेंगे। जिसने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है वह हमारे चैनल पर जाके हमारी पहली क्लास देख लीजिए। तो ये उसका भाग 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देवनागरी लिपि तथा हिंदी का मानकीकरण। भारतीय संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा जैसे कोई राष्ट्र है उसके एक विस्तृत भूभाग है, जो भाषा जनता द्वारा अपना ली जाती है या प्रयोग में ली जाती है वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसके साथ में राजभाषा। राजभाषा यानी जो राजकीय कार्यों में जो भाषा प्रयुक्त की जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। तो हमारे संविधान में भी राजभाषा को लेकर कुछ अनुच्छेद हैं, जो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक दिए गए हैं। जैसे 343 में ये कहा गया है कि जो संघ की भाषा है वह हिंदी होगी। 344 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। 45 से 47 के अंदर प्रादेशिक भाषा का जिक्र किया गया है। और 48 के अंदर यह कहा गया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, विधानमंडल, इनमें जो प्राधिकृत पाठ है, अध्यादेश, विधेयक, ये सारे किस में होंगी? अंग्रेजी में किए जाएंगे। इसके बाद 349 में कहा गया है जैसे किसी में भाषा से संबंधित किसी अनुच्छेद में संशोधन करना है तो इसके लिए ये कौन करेगा? यह राष्ट्रपति की मान्यता से होगा या फिर राष्ट्रपति की अनुमति से होगा। और इसके बाद में 350 जैसे किसी के मध्य भाषा या फिर कोई व्यथा निवारण करना हो या वाद विवाद निवारण करना हो, वह किस में होगा? वह हिंदी में किया जाएगा। हिंदी में यानी मातृभाषा में किया जा सकता है। और उसके साथ में जो शिक्षा है वह भी मातृभाषा में दी जाएगी। यह किस में कहा गया? यह अनुच्छेद 350 में कहा गया। इसके साथ 351 में कहा गया कि हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वह संघ का कर्तव्य है। हिंदी का प्रचार प्रसार किसका कर्तव्य है? संघ का कर्तव्य है। और हमारे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और इन सभी 22 भाषाओं को ही राष्ट्रभाषा भी माना जाना चाहिए। तो राष्ट्रभाषा के साथ साथ राजभाषा भी स्वीकार किया गया है। किसे? हिंदी को स्वीकार किया गया है। उसकी लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है। यानी हमारी हिंदी की जो लिपि है वह कौन सी है? वह देवनागरी लिपि है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय के तत्वाधान में भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का एक मानक रूप तैयार किया गया है। यह स्वरूप ही आधिकारिक तौर पर मान्य है। यानी जो हिंदी का जो मानक रूप तैयार किया गया है वही शुद्ध माना जाएगा। इसका प्रयोग ही सही माना जाएगा और हमें इसी का प्रयोग करना चाहिए। इसके आगे देखते हैं कि जो हिंदी देवनागरी लिपि यह जो कि हमारी हिंदी की है उसका जो निर्धारित मानक रूप है वह कौन सा है? स्वरों के अंदर जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। इसके साथ जो मात्राएं हैं इनकी, ये जो मात्राएं दी गई है, अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिकता चिन्ह यानी चंद्र बिंदु। इसके बाद में व्यंजन। जो हमारे जो व्यंजन हैं उनका मानकीकृत रूप है जो वो कुछ इस प्रकार दिया गया है। आप सभी देख सकते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, ङ, ट, ठ, ड और ढ। ढ का है, ये ढ का जो स्वरूप है आप देख सकते हैं दोनों स्वीकार किए गए हैं। इसके बाद ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, श और स।
है, संयुक्त व्यंजन क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। और जो हल चिन्ह यानी हलंत, जिसका प्रयोग हम किस में करते हैं, आधा करने के लिए, किसी चीज़ को अगर आधा दर्शाना तो उसके लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में जो ग्रहित स्वर है वो कौन सा, वह ओ। और जो ख, ज, फ ये है, वैसे तो स्वरों में तो ओ ही है ग्रहित स्वर, इसके अलावा ख, ज और फ भी हैं। और इसके बाद में आता है हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। इसके अंदर सबसे पहले है संयुक्त वर्ण यानी खड़ी पाई वाले व्यंजन। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए। जैसे ये कच्चा है, इसमें जैसे ये कच्चा है, इसके अंदर कच्चा शब्द है, इसके अंदर ऐसे भी दर्शा सकते थे, लेकिन इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो ये शब्द है ये हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमें खड़ी पाई यानी जो ये च है, इसकी जो खड़ी पाई है ये हटानी होगी। इसके बाद में हम अगला अक्षर पूरा लिख सकते हैं, यानी जो खड़ी पाई वाले वर्ण हैं उनमें से खड़ी पाई को हटाकर हमें लिखना होगा। और जैसे इसके उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे खयाती, लग्न, विघ्न, कच्चा, छज्जा, नगण्य, कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास, प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य, उल्लेख, व्यास, श्लोक, राष्ट्रीय और यक्ष्मा आदि। इसके बाद में आता है विभक्ति चिन्ह। विभक्ति चिन्ह के अंदर क्या क्या दिया गया है, जैसे क्या, हिंदी के विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रतिपादिक से पृथक लिखे जाएं। जैसे संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत में जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वह संज्ञा के साथ में लिखे जाते हैं, लेकिन जो हिंदी में है, ये हिंदी में क्या कहा गया कि जो विभक्ति चिन्ह है अलग लिखे जाने चाहिए। जैसे अगर हम लिखते हैं, जैसे ये उदाहरण दिए गए हैं, जैसे राम ने, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं राम ने, तो ये गलत हो जाएगा। हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें क्या करना है, हमें उससे पृथक लिखना है। इसका सही रूप यही होगा राम और फिर ने, राम को, राम से आदि, तथा स्त्री ने, स्त्री को, स्त्री से आदि। और जैसे सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह प्रतिपादिक के साथ मिलकर लिखे जाएं। जैसे ये संज्ञा आ गई, संज्ञा में तो क्या करना है, ये अलग शब्द लिखने हैं, और जबकि सर्वनाम में ये इसको साथ लिखने हैं, जैसे उसने, उसको, उससे। सर्वनाम के साथ यदि दो विभक्ति चिन्ह हो तो उसमें पहला मिलाकर और दूसरा पृथक लिखा जाए। जैसे कोई दो विभक्ति चिन्ह आ गए, जैसे इसके अंदर आ गया है, एक तो आ गया है के और एक आ गया है लिए, तो जैसे उसके साथ उस शब्द है, इसके साथ के तो लग गया इसके साथ में, और जो लिए है वह अलग लिखा गया, यह अलग लिखा गया। इसमें से, इसमें में और जो से है वो क्या है, ये दो विभक्ति चिन्ह है, इसमें से में तो उसके साथ में लग गया, से है जो वो अलग लिखा गया। इसके बाद में आता है क्रियापद। संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएं पृथक पृथक लिखी जाएं। जैसे पढ़ा करता है, बढ़ते चले जा रहे हैं, आ सकता है, खाया करता है, खेला करेगा, घूमता रहेगा इत्यादि। इसके बाद में संयोजक चिन्ह, जिसे हाइफन कहते हैं। संयोजक चिन्ह का विधान अर्थ की स्पष्टता के लिए किया गया है। जैसे कै, द्वंद्व समास में पदों के बीच संयोजक चिन्ह रखा जाए। द्वंद्व समास में जैसे हम द्वंद्व समास का प्रयोग भी, जो पहचान है वह भी किसमें करते हैं, इस हाइफन से करते हैं, जिसके बीच में ये संयोजक चिन्ह लगा हुआ है ना, हम कहते हैं हाँ इसमें तो द्वंद्व समास होगी। जैसे दिन रात, देख रेख, चाल चलन, हंसी मजाक, लेन देन, शिव पार्वती संवाद, खाना पीना, खेलना कूदना। इसके बाद में है ख में क्या दिया, जैसे सा, जैसा कि पूर्व संयोजक चिन्ह रखा जाए, जैसे तुम सा, मोटा सा, कौन सा, कपिल जैसा, चाकू से, तीखे इत्यादि। इसके बाद में गए, तत्पुरुष समास में संयोजक चिन्ह का प्रयोग वहीं किया जाए जहाँ उसके बिना अर्थ के स्तर पर भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं।
जैसे भूतत्व, जैसे क्या है भूतत्व अर्थात पृथ्वी तत्व। क्या तत्पुरुष समास में कहाँ दिए जाने, जिसमें ऐसे लगे जिसमें ये भ्रम हो जाए, हम उसका अर्थ स्पष्ट करने में यदि भ्रमित हों तो तब तत्पुरुष समास में ऐसे शब्दों के बीच में है जो वो हाइफन का प्रयोग करना चाहिए। संयोजक चिन्ह न लगाने पर भूतत्व लिखा जाएगा, भूतत्व इकट्ठा लिखा जाएगा, अर्थात इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भूत होने का भाव भी लगाया जा सकता है, जैसे भूतत्व भी कहा जा सकता है इसे। सामान्यतः तत्पुरुष समास में संयोजक चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, अतः शब्दों को मिलाकर ही लिखा जाए, जैसे राम राज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या। लेकिन जिसमें भ्रम पैदा होता हो उसके बीच में हम हाइफन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो शब्दों को इकट्ठा ही लिखा जाता है तत्पुरुष समास में। इसके बाद में किंतु, ए नख बिना नख का, ए नति नम्रता का अभाव, ए परस जिसे किसी ने छुआ न हो आदि शब्दों में संयोजक चिन्ह लगाया जाना चाहिए, अन्यथा अनख, अनति, अपरस शब्द बन जाएंगे, यानी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसके बाद में 5 नंबर अव्यय, अव्यय तक, साथ आदि अव्यय सदा पृथक लिखे जाएं, जैसे आपके साथ, यहाँ तक। इसके बाद में हम अन्य नियमों की बात करते हैं। अन्य नियमों में क्या कहा गया कि अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्धविवर्त ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, कोऑपरेटिव आदि। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके दो रूप चल रहे हैं और दोनों ही है जो वो मान्य हैं, जैसे इसमें कहा भी क्या है, जैसे विद्वत समाज में दोनों रूपों को एक सी मान्यता है, जैसे गर्दन और गर्दन, गर्मी और गर्मी, बर्फ और बर्फ, बिल्कुल और बिल्कुल, सर्दी, कुर्सी और कुर्सी, भर्ती और भर्ती, फुर्सत और फुर्सत, बर्दाश्त और बर्दाश्त, वापस और वापस, आखिर और आखिर और आखिर, बर्तन, दोबारा, दुकान आदि। इसके बाद में है पूर्वकालिक प्रत्यय अर्थात कर क्रिया से मिलकर लिखा जाए, जैसे मिलाकर, खा पीकर, पढ़कर, और शिरोरेखा का प्रयोग है ये भी प्रचलित रहेगा। पूर्ण विराम को छोड़कर शेष विराम आदि चिन्ह का वहीं ग्रहण कर लिया जाए जो अंग्रेजी में प्रचलित हैं। जैसे कोमा, विसर्ग, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय आदि, बोधक इत्यादि। पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाना चाहिए। अंग्रेजी में अगर हम कोई जो वाक्य है वो पूर्ण हो जाता है तो हम क्या लिखते हैं, डॉट यानी फुल स्टॉप लगा देते हैं, जबकि हिंदी में क्या किया जाता है, पूर्ण विराम लगाया जाता है। हिंदी में क्या लगाया जाता है, पूर्ण विराम। इसके आगे अंग्रेजी हिंदी अनुवाद कार्य तथा अन्य प्रशासनिक साहित्य में विषय के विभाजन, उपविभाजन तथा उप अवतरणों का क्रमांकन करते समय अंग्रेजी के बड़े ABCD अथवा छोटे ABC के स्थान पर सर्वत्र क, ख, ग का प्रयोग किया जाए। इसके साथ ए, बै, से अथवा ए, आ, ई आदि का नहीं। संविधान में भी हमारे कुछ इसी प्रकार दिया गया है। हम संविधान देखते हैं तो उसमें भी ऐसे दी गई ना, जैसे धारा 1 का 1, संविधान में ऐसे बहुत से उदाहरण हमें मिल जाएंगे, जैसे कि आवश्यकता अनुसार 1, 2, 3 अथवा रोमन का प्रयोग 1, 2, 3 का प्रयोग किया जा सकता है। ये दोनों ही मान्य हैं। जैसे हम संविधान में देखते हैं जैसे
हमें जैसे बहुत सी धाराएं हैं, इसमें जैसे धारा 12 का कै, उप विभाग हो गया ना, 12 कै का, फिर उसके बाद में 12 कै का 1 नंबर, इस प्रकार। इसके बाद में है हिंदी के संख्यावाचक शब्दों का मानक रूप। ये क्या है, कैसे, ये 1 से लेकर 100 तक दिया गया है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तक तो सही है। इसके बाद में ये शब्द हमें बहुत बार शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं। जैसे 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। अब जैसे 18 है, कई लोग क्या करते हैं, जैसे ए, टे, ठे, ठा, रे, है, ऐसे लिखते हैं। जबकि इसका मानक रूप क्या है, 18 है। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। इसमें 2 तय है। जबकि हम क्या करते हैं, हम एक ही तय लगा के काम चलाना चाहते हैं, हम सीधा ही लिख देते हैं 27, जबकि ये गलत है। इसका मानक रूप क्या है, 27, 28, 29, 29। हम क्या करते हैं, 29। हम जानबूझकर एक नया और लगा देते हैं इसके अंदर। इसका मानक रूप क्या है, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। अब ये बिंदी है ना, ये भी हम 33 पे लगा देते हैं। हम 33 को क्या बोलते हैं, 33, 34, 35 ऐसे बोलते हैं। जबकि इसका मानक रूप सीधा ही है, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43। हम क्या बोलते हैं, 43। जबकि इसका शुद्ध रूप क्या है, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। इसी के साथ आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।